students. Today we do the last and final video for the 7th unit of plus 2 class physics, dual nature of matter and radiations. In this video we will discuss about de Broglie wavelength of an electron and experimental demonstration to find out the wave nature of electron. ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे. चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. मान के चलिए किसी सर्किट के अंदर आपने किसी बैटरी से V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया. दैट मे बी एनी वन नंबर, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट, वट एवर यू वॉन्ट. And after the applying of voltage, let electrons are moving, which mass is m and velocity is v. So gain in the kinetic energy of electron is half mv square. मतलब आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कितना कर रखा है, ev. कैसे आया ये फॉर्मूला? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल. इफ charge is here electron, so work done divided by electron charge is equal to V and W is equal to EV. Means to say that आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रखा है इतना, और ये काम करने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी गेन की कितनी, हाफ mv स्क्वायर. तो आखिरकार है तो दोनों एक तरह से एनर्जी ही. ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी तो वर्क डन के फॉर्मूले से ही निकलता है. तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वली पुट कर दिया. हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई इंटू वी. यहां से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली. यहां पे जो 2 डिवाइड में था उस साइड में लेके चले जाएं, एम इसके डिवाइड में आ जाता है, और जो भी आपकी वैल्यू यहां से बनेगी वो वी स्क्वेयर की बनेगी. तो हमें खाली वी की वैल्यू चाहिए, तो इसको रूट में लिख दिया. डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ में इससे पीछे वाले वीडियो में. लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी. कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर जो v लिखा हुआ है इस v की वैल्यू जो यहाँ से आई हुई है, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको लिख सकते हैं. यहाँ से जो v की वैल्यू आई हुई है उसको यहाँ पर पुट करना है. पुट करने के बाद में क्या किया, जो आपका m अंडर द रूट के बाहर मल्टीप्लाई में था उसको अंदर ले आए, तो m की स्क्वायर की फॉर्म में आएगा. इससे कट जाता है, ये वाली वैल्यू आपकी बच जाती है. देखिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, e and h in equation second, we get लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई अंडर द रूट वी एंगस्ट्रॉम. ये आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है जब आप किसी सर्किट में वी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है, आपने जो काम किया है उस सबको सोल्व करने के बाद में लास्ट में आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 12.27 डिवाइड बाई अंडर द रूट वी एंगस्ट्रॉम. आसान सा टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, डेरिवेशनल पोर्शन खत्म हो जाएगा यहां से. एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. इसको शो करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा. सबसे पहले हम इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं. पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. यहां पर मैंने एक फिलामेंट लगा रखा है, नॉर्मली मेड ऑफ टंगस्टन, और इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा रखी है. इसको बैटरी के साथ, एक लो टेंशन बैटरी के साथ जोड़ा गया. यहां से देखिए, इसका एक एंड यहां पे लाके बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा एंड रियोस्टेट के जरिए बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है. लो टेंशन बैटरी का यूज आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब इसका अफेक्ट क्या होगा, लो टेंशन बैटरी की वजह से जब फिलामेंट ल्यूमिनस हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देगा.
अगर इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है तो। ये फायदा था हमारी बेरियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर लगाने का कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाने नहीं देना है, उनको एक स्पेसिफिक जगह पे लेके जाना है। इसलिए क्या किया गया, इसलिए यहाँ पर सी के नाम से, सी मतलब कैथोड प्लेट लगा रखी, कैथोड सिलेंड्रिकल प्लेट लगा रखी हैं, ताकि ये जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों वो साइड में, इस साइड में या इस साइड में ना जा सकें। क्योंकि आपको पता होगा कि कैथोड के ऊपर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और नेगेटिव ही आपका इसका पोटेंशियल हो गया। ऊपर देखिए बैटरी के नेगेटिव जोड़ रखा है इसको, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को साइड में नहीं जाने देगा, उनकी एक बीम यहाँ से फॉर्म करने की कोशिश करेगा। आपको ये कोशिश करनी है अब कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनी है वो परफेक्टली बनी रह जाए। इसलिए क्या किया गया, एक और सिलेंड्रिकल शेप के ही प्लेट्स यहाँ पर लगानी है, जिनको एनोड रखना है। एनोड का मतलब जिनके ऊपर पोटेंशियल है वो आपको पॉजिटिव रखना है, ताकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए वो सारे के सारे इस एनोड की साइड में आके अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, इनकी एक बीम बन जाए। आगे जाने के बाद क्या किया, निकल क्रिस्टल, क्यूबिकल निकल क्रिस्टल। देखिए जैसे डायग्राम में इस तरह दिखा रखा है, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए किस तरह से होगा। ये मान के चलें इस तरह की शेप आपकी क्यूबिकल निकल क्रिस्टल की है, आपको ये डायगोनल के हिसाब से काटना है। डायगोनल के हिसाब से किस तरह से, इस तरह से काट दिया इसको। यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है, दोनों में से कोई एक हिस्सा, चाहे ऊपर वाले को ले सकते हो नीचे वाले को ले सकते हो, इसको यहाँ पर हमने रख दिया है। मतलब एक तरह से ये जो आपकी शेप है ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से है। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल के ऊपर आके इंसिडेंट होते हैं, और इंसिडेंट होने के बाद में फाई एंगल से स्कैटर हो जाते हैं। इस साइड में यहाँ पर ये इनकी स्कैटरिंग हो जाती है। ये जो चीज मैंने यहाँ पर लगा रखी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स फाई एंगल से स्कैटर हुए हैं ये उनको मेजर करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहां पर ये वाला एंगल आपका थीटा रहेगा, ये वाला एंगल आपका थीटा रहेगा। ये था इसका डायग्राम। इसके डायग्राम के बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन हुआ क्या होगा। देखिए यहां पर जो बैटरी हमने लो टेंशन बैटरी जो यहां पर लगा रखी है, इस बैटरी की वोल्टेज को आप वेरिएबल रखें, और वेरिएबल रखने के बाद में इस बैटरी की आप वोल्टेज को बढ़ाएं कंटिन्यू। कहां से कहां लेके जाएंगे आप, इसकी वोल्टेज को लेके जाएं 44 वोल्ट से ले 68 वोल्ट तक लेके जाएं, इसका वेरिएशन करना स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने मान के चले पहले केस में आपने 44 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रखा है फिलामेंट के ऊपर। कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, स्कैटर हो गए, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम पोटेंशियल को बढ़ाने लगे, 44 से 45 किया, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे मतलब करते रहे। लेकिन यहां पर हमें एक वेरिएशन देखने को मिला। किस तरह का वेरिएशन, जिस तरह का वेरिएशन हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न में होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न की खास बात क्या होती है, मैंने यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हल्का सा बना रखा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज जो बनती है डिफ्रैक्शन पैटर्न की, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके पहले और उसके बाद में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती चली जाती है। वैसा ही कुछ काम यहां पे हुआ। एट द वोल्टेज, एट द पोटेंशियल 44 वोल्ट, the number of electrons is low, and at the potential greater than 54 volt the number of electrons is also very low। मतलब 44 वोल्ट से लेके और 54 वोल्ट तक का अगर वेरिएशन देखें तो उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ा के दे रखी है। 44 से 54 तक जाते हैं उस टाइम पर।
लेकिन 54 से 68 के ऊपर अगर जाएंगे तो एक बार फिर से आपकी वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया कि जिसमें सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड के अंदर इंटेंसिटी लगातार कम होती चली गई। एक टाइम ऐसा आया जब आपकी इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद में जिस टाइम पर आपकी वोल्टेज 54 वोल्ट हुआ करती थी, उस टाइम पर स्कैटरिंग एंगल जिसको मेजर किया गया दैट इज 50 डिग्री। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, मैक्सिमा होता है, हम उसका फॉर्मूला एक बार यहां यूज करते हैं, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग्स लॉ है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम निकालना है तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, इसलिए इसको मैंने मल्टीप्लाई में नहीं किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, d का यहां पर मतलब है निकल क्रिस्टल का इंटर एटॉमिक सेपरेशन, और वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। साइन थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, आप यहां पर देखिए, ये जो यहां से लेकर यहां तक, जैसे ये लाइन कोई आप ड्रॉ करें, यहां से लेकर यहां तक का आपका कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, और इसी के अंदर से आपके 3 एंगल बटे हुए हैं, थीटा एंड फाई। सो समेशन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट वन फाई आप उस साइड में लेके जाएं, 180 माइनस फाई, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, एंड जो 2 यहां पर मल्टीप्लाई होता है उस साइड लेके जाएंगे, वो डिवाइड में हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस फाई। आपका जो स्कैटरिंग एंगल है वो कितना था, 50 डिग्री। सो उसको यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, 180 माइनस 50 130 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। थीटा की वैल्यू आने के बाद में आप उस फॉर्मूले के अंदर 2 चीजें आपको चाहिए होती थी, एक तो डी की वैल्यू चाहिए होती थी और एक थीटा की वैल्यू चाहिए होती थी। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, दोनों को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमने किया डिफ्रैक्शन पैटर्न मानते हुए, जो कि लाइट का वेव नेचर होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंसीडर किया और उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली है। लेकिन पीछे वाले टॉपिक के अंदर जो हमने फॉर्मूला सोल्व किया था, सिंपल फॉर्मूला, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट v। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू, मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी इसकी, 54, तो 12.27 डिवाइड बाई 54। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। और दोनों फॉर्मूले से, चाहे डिफ्रैक्शन पैटर्न वाले से किया हो और चाहे डी ब्रोगली वेवलेंथ से किया हो, एक में आपका आंसर 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा है और एक में आपका आंसर 1.66 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस आप नहीं मान सकते, तो दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही होंगे। तो ये था 7th यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक। अब तक इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं और तीसरी वीडियो के अंदर ये आपकी यूनिट जो 7th यूनिट है ये ख़त्म हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्मूला जिसके बीच में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड इन टेक्स्ट और बाद में जाने के बाद में एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज हैं वहाँ से आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो टेस्ट योर ग्रिप नाम से आपके हर चैप्टर के बाद 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दें। थैंक यू।